हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट गाइस। क्लास 10th यूपी बोर्ड कंप्यूटर का पेपर आज सॉल्व करेंगे और ये पेपर 2023 का है जो अभी अभी हुआ है और इसको पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा इसका। तो चलते हैं अपने सीधे सीधे टॉपिक पर और सॉल्व करते हैं पूरे पेपर को। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 1 से लेके 20 तक, मतलब ये पेपर है आपके सामने और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। 2023 का है पेपर, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसमें तो नॉर्मली सब पढ़ चुके ही हैं और एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को और इसका आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं लाइन से लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले 1 से लेके 20 तक ना बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पेपर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दिया गया है। आप जैसे भी कंफर्ट फील करते हैं वैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, यूज किया जाता है। मीन टू से कि आप सर्वर पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह के कंप्यूटर को पूरी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि डोमेन डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का नाम बताइए। देखो, डोमेन नेम को कंप्यूटर के आईपी एड्रेस में बदला जाता है तो उसमें कौन सी सेवा काम करती है? आपकी सेवा काम करती है डीएनएस। इसका फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। थर्ड है, लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छी तरह जान लीजिएगा, लिनक्स टॉरवेल्ड ने की थी। और आगे चलने से पहले एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप पूरा का पूरा क्लास 10th की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है? देखिए, वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए सीडी कमांड का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी, ओके। ओएसएस का पूरा नाम क्या होता है? ओएसएस का पूरा नाम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओके। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक फाइल में निहित कुल लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की संख्या को गिनने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसमें WC कमांड का यूज किया जाता है। इसका नाम होता है वर्ड काउंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे पास। बड़े व्यवसायों के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है जिसे वितरित शाखा आउटलेट आउटलेट संचालन के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित एवं समन्वित किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें हमारी टोपोलॉजी यूज होगी, खासतौर क्या दिया गया, वितरित शाखा आउटलेट के संचालक। तो इसमें क्या है, स्टार टोपोलॉजी का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेज का संग्रह बनाता है। इंटरनेट के चैप्टर से है, इसका आंसर www है, ओके। 9th क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? मतलब वायरस आना, हैकर से रोकना, तो इसके लिए कौन सा फायरवॉल होता है, ओके। HTTP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ये हर किसी को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। 11 क्वेश्चन है आपके सामने। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस तरह ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है जो विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में है? देखिए, सबसे पहला जब भी डाटा ट्रांसमिशन में ले जाया जाए, स्पीड से ले जाया जाए और विद्युत की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही काम करेगा, वो है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu में xyz क्या है? देखिए, इसमें इस बात को जान लीजिएगा, तो स्टार्टिंग में आता है उसको यूजर नेम कहते हैं, ठीक है। और बाद में आता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। तो ये यूजर नेम है और नेक्स्ट पार्ट है डोमेन नेम, ओके। नेक्स्ट है FSF क्या है? FSF की मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ओके। डॉट नेट डोमेन नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डॉट नेट डोमेन नाम अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए यूज किया जाता है, जो इंटरनेशनल कंपनी होती है उनके लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है, मतलब ये आंसर गलत है।
क्रोम आप चलाते हो ये भी ब्राउजर है, ओपेरा आप चलाते हो ये भी ब्राउजर है। आंसर क्या है? द्रुपाल। द्रुपाल मतलब कोई ब्राउजर का नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 17 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यूजर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है उसको किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यू नेम। नेक्स्ट है, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स में क्या होता है, हम मल्टी यूजर भी कार्य कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कार्य कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग काम कर सकते हैं। मतलब इनमें से जो सही आंसर है वो है इनमें से सभी हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे हम कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। होता कहाँ है? ये होता है, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा www, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक यूआरएल बन गया, ये बन गया यूआरएल HTTP, तो ये यूआरएल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका क्या आंसर? यूआरएल, यानी प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है, इसको यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रेणीवार एवं विषयवार संदेश की पहचान करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? देखिए इसके लिए हम फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम ये इंटरनेट सेवा आउटलुक में यूज करेंगे तो हम फ्लैग का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब है खंडवा, मतलब पार्ट बी। ये पार्ट ए हमने क्लियर कर लिया और इसमें से क्या है, इसमें भी सारे क्वेश्चन हमारे 10 के 10 करने हैं और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क में यहाँ पे साथ के साथ आंसर लिख दिए मैंने। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GU क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। मेरी वीडियो में है, इसकी मतलब कंप्लीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर देखिएगा और चैप्टर मतलब अपने सारे क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह मतलब एक इंटरफेस जो उपयोगकर्ता को आइकन, विंडो या ग्राफिक्स के माध्यम से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, GUI कहलाता है। मतलब देखिए दो तरीके के होते हैं, एक GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन आपका लिनक्स है जिसमें आप सिर्फ कमांड से काम करते हैं, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आपको आइकन दिखते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बने, तो ये GUI पे मैंने पूरी आपकी डिटेल्स मतलब जैसे मैं उन्होंने मांगी थी वैसे मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है 1100 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है? सारी वीडियो मैंने क्लियर करा चुका हूँ। 2s का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल में क्या करेंगे 110 मतलब 8 बिट का निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो वो 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इतना तो आ गया जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा 0 0 1। लेकिन जो रेस्ट ऑफ कॉलम बचे हैं उसमें क्या आएगा, उसमें 0 0 भर देते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब 0 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ, अब इसका 1s में हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अपोजिट होता है, 0 होता है उसका 1 हो जाता है, जो 1 है उसका 0 हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर 0 है तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1। अब 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 और 0 का 1। नेक्स्ट आ जाएगा 2s पूरा। अब इसका फाइनली आंसर आता है कि इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। जब 1 ऐड करते हैं तो 1 1 कितना होता है, 1 1 10 होता है, तो 10 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे चला गया। अब 1 1 कितना होता है, 10 होता है, 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया। तो 1 और 0 1 होता है, सेम की सेम कंडीशन आएंगे, तो आपका आंसर आ गया है 1 1 1 1 0 1 0 0। ओके, 2s कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सारा सब कुछ करा चुका हूँ मैं, एक बार वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। और गेट मतलब ये सॉरी क्वेश्चन पहले मैं बता दूं, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। और एंड गेट की ट्रुथ टेबल, देखिए और की सबसे पहले मैंने और की ट्रुथ टेबल बनाई है। तो और की ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 3 कॉलम लेते हैं और 3 कॉलम में क्या करते हैं, और क्या होता है हमारा, और होता है a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि a में लिया है 0 0 1 1, b में 0 1 0 1, इसी फॉर्म में हमेशा लिए जाते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 0 हमेशा यही हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। लेकिन 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 10 होता है तो इसमें क्या होता है 1 ले लिया जाता है। ओके, इस तरह इसको कर लेते हैं। एंड गेट क्या होता है, a इंटू बी, ठीक है। तो सेम टू सेम वही 0 0 1 1 लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 का आएगा। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके पास।
EBCDIC की फुल फॉर्म बहुत इजी है, सब कुछ करा रखा है मैंने। तो EBCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछ लिया है कि ठीक है, ए एवं कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए ASCII कोड बताइए। ठीक है, तो इसमें ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके अलग अपने अपने कोड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कोड लिख दिया है। और हमेशा कोड कितने में लिखा जाता है? 8 बिट में। 8 बिट का मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी? 8 आएंगे। तो ए का आपके सामने 0 1 0 0 0 0 0 1 होगा, और स्मॉल ए का 0 1 1 0 0 0 0 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरे, एरे को परिभाषित कीजिए। और एक ही मैंने एरे की रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आए थे। मैं आपको दिखा दूं, मैंने ये वीडियो पेपर होने से पहले ही मैंने अपलोड की थी, और इसमें मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ चुके थे। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा, और भी क्वेश्चन लॉन्ग में आए हैं इसके। ठीक, तो एरे क्या है? एरे एक ही प्रकार के डाटा टाइप के तत्वों का क्रमबद्ध समूह जिसे कोई नाम दिया जाता है, उसे एरे कहलाता है। मतलब क्या मान लें, जैसे ए वेरिएबल ले लिया, इसमें या तो क्या कौन से आएंगे, या तो फुल इंटीजर आएंगे, कम इंटीजर जैसे कि 5 है, 10 है, जो भी है, या फिर फ्लोट की वैल्यू आएंगी। फ्लोट की वैल्यू कैसे हो जाती है? पॉइंट में हो जाती है। ठीक है, या फिर हमारे कैरेक्टर आ जाएंगे। कैरेक्टर में क्या आ जाएंगे? ए बी एक्सेट्रा, मतलब एक ही प्रकार की वैल्यू इसमें आएगी। 7 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया है आपको। अब चलते हैं 8th पे। SMT क्लाइंट क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो है क्या? इसको जान लेते हैं। SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो ईमेल क्लाइंट आउटलुक, जीमेल, याहू मेल एक्सेट्रा को इंटरनेट पर ईमेल ट्रांसफर करने के लिए किया अनुमति देता है। मतलब इंटरनेट पर मेल जब आपके आते हैं जाते हैं तो हमारा यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? 9th है ASCII का फुल फॉर्म बताइए। देखिए ASCII के कितने क्वेश्चन आ गए, ऊपर भी आ गए, नीचे भी आ गए, इम्पोर्टेंट में है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाँ ASCII का देखिए, यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन भी आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया, तो 2 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, अगर ASCII पढ़ा होता तो पूरा कंप्लीट था आपका। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंजेस का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 10, इसका 10 है बाइनरी जोड़ के 4 नियम बताइए। देखो बाइनरी जोड़ के 4 ही नियम होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि सबसे पहले ए लिया जाता है। ए में क्या है? नॉर्मली क्या है, वैल्यू हमेशा ए और बी में कैसे रखी जाती है? 0 0 1 1 0 1 0 1, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया। अब इनको जोड़ा जाता है, तो 0 0 क्या होगा? इसकी 0 ही होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 क्या हो जाएगा? 1 1 हमारा 10 हो जाएगा। 10 का क्या है? 0 यहाँ से केवल 1 1 का 0 रखा जाएगा, 1 नहीं रखा जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे दिया हुआ है कि इस 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स ईच है, मतलब आपको सारे के सारे करने हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर नहीं होता है। यहाँ बहुत से वर्क स्टेशन सूचनाओं या डिवाइसों को साझा करने के उद्देश्य के लिए एक दूसरे के से जुड़े होते हैं। मतलब नेटवर्क को जोड़ने के लिए इनको आपस में जोड़ा जाता है। सभी वर्क स्टेशनों को एक समान माना जाता है। कोई भी एक कंप्यूटर किसी समय क्लाइंट या सर्वर की भांति कार्य कर सकता है। सब इंडिपेंडेंट है। इसमें डाटा, ऑडियो, वीडियो आदि का डिजिटल प्रारूप से आदान प्रदान होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस से जुड़े होते हैं, यूएसबी से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि 2023 के पेपर में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से कह सकता हूँ, क्योंकि पहले नहीं आए कभी आज तक रिकॉर्ड में मेरे पास। मैंने आपको यहाँ प्ले लिस्ट में पूरे की पूरी यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कराए थे प्ले लिस्ट में। तो 2000 मैंने 22 का भी करवाया सॉल्यूशन, 23 का भी करवाया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 2022 का करवाया था, 23 का मॉडल पेपर करवाया था, और 21 का भी करवाया, सबके करवाए थे मैंने। तो यहाँ पे मतलब पुराना मैंने रिकॉर्ड देखा था, तो उन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन नए आए हैं इस बार। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम है या राउटर है जो यूजर्स और इंटरनेट के बीच गेटवे का काम
करता है। मतलब यूजर्स और इंटरनेट चलता है तो उसके बीच में या तो एक राउटर का प्रयोग करते हैं, एक सर्वर का यूज करते हैं। यह साइबर हमलावरों को प्राइवेट नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। मतलब बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करता है। एंड फायरवॉल जैसा, फायरवॉल अलग सॉफ्टवेयर है, पर साधारण भाषा में कहें तो यह एक सर्वर है जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है, क्योंकि यह एंड यूजर्स और उनके द्वारा ऑनलाइन देखे जाने वाले वेब पेजों के बीच काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है जिसका प्रयोग हम सीधे उस वेबसाइट पर या वेब पेज पर एक्सेस कर सकते हैं इसके प्रयोग से। ठीक है, यूआरएल हम किसी को भेज देते हैं, सीधे सीधे हम जा सकते हैं। लिनक्स के लाभ बताइए। लिनक्स के लाभ भी हम बता देते हैं, चलिए खड़े बैठे। यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक ही समय पर अधिक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। लाइनक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरसों के आक्रमणों से पूर्ण रूप से बचाता है। हाँ, इसमें वायरस नहीं आते हैं, सबसे अच्छी बात है। लाइनक्स यूनिक्स की तुलना में सस्ता है तथा इसे इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त में भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब विंडोज 7 की तरह नहीं है जो हमें पैसे देने पड़े, विंडोज 11 की तरह नहीं है जो पैसे देने पड़े, मुफ्त है भाई, से ले जाओ। ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन सोर्स के फायदे बताइए। भाई लिनक्स ओपन सोर्स है तो क्वेश्चन को एक के बाद एक टच करते चले गए हैं। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है उसको और क्लियर पढ़ लेते तो आप आंसर दे सकते थे। ओपन सोर्स के लाभ क्या है? ये बिल्कुल फ्री होती है जैसे लिनक्स है, और ये आसानी से आपको मिल जाते हैं, मतलब डाउनलोड हो जाते हैं। आप इन्हें ढूंढने या इंस्टॉल करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपकी किसी निश्चित कंपनी पर निर्भर तक खत्म हो जाती है। जैसे आप वायरस एंटीवायरस लाते हैं ना, नॉर्टन है, गार्जियंस है, अब उसके बाद आपको परचेज करना है, पैसे देने हैं, ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है। इन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर विंडो 10 तो मैं फ्री चला रहा हूँ। देखो आप फ्री चला रहे हैं लेकिन आप ओरिजिनल विंडो नहीं चला रहे हैं, ओरिजिनली आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कुछ बुरे हैं दोनों में। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कहा है कि जो यूनिट्स दी हुई हैं इन यूनिट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, है ना, बढ़ते क्रम में, सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में मैं लिख दिया। सबसे छोटा निवल होता है, उसके बाद एक बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है। ओके, मैंने फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया था। अब आएगा लीलो। लीलो क्या होता है? देखिए लीलो क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लोलो कर दिया, लोलो नहीं है भाई, ये लीलो है। ठीक है, गलती हो जाती है। लीलो का पूरा नाम लिनक्स लोडर है। क्या है? लिनक्स लोडर है। वैसे थोड़ा स्टैक में चले जाते हैं, हमारी सी लैंग्वेज में स्टैक में है। ठीक है, लीलो लीफो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेट्रा है, तो उसको मत समझना। इसमें लिनक्स की बात कर रहे हैं। इसका उपयोग लिनक्स को मेमोरी में लोड करने के लिए किया जाता है। यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क से बूट कर सकता है। बूट का मतलब होता है जैसे आपकी विंडो करप्ट हो गई है, तो उसमें विंडो इंस्टॉल करनी है तो हमें बूटिंग करानी पड़ेगी। और यह किसी विशिष्ट फाइल सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है। लीलो कुछ कार्यों को संभालता है जैसे कि कर्नेल का पता लगाना। कर्नेल क्या होता है आप मेरी वीडियो में जाके देखिएगा। अन्य सहायक कार्यक्रमों की पहचान करना, मेमोरी लोड करना और कर्नेल को प्रारंभ करना। ओके, चलिए। घा क्या है? वर्चुअल के बारे में। वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है? ये सब ये इस बार लिनक्स के लाइन लगा दिए, क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के पूरक पूरा पूरा कॉन्फ़िगर की गई छवियां, मतलब पूर्व, ये नहीं है, पूर्व कॉन्फ़िगरेशन की गई छवियां हैं जिनके डेस्कटॉप वातावरण को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक डिवाइस से अलग किया जाता है। उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को नेटवर्क पर दूरस्थ रूप से एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एड पॉइंट डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग वर्चुअल डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सिंपल थ्योरी देती है। जहाँ जानने के लिए मुझे कमेंट करें और भी मैं चैप्टर बनाऊंगा इस पर। ठीक है, आप एक चल रही प्रक्रिया को कैसे टर्मिनेट करेंगे? ये भी लिनक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लिनक्स चल रहा है तो या बाहर का गाड़ी है, सॉरी पहले मैंने ये तो भूल ही गया। जीरेफ कमांड क्या है? जीरेफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जीरेफ कमांड के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो जीरेफ का पूरा नाम होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, यह लाइनक्स की मुख्य कमांड है जो कैरेक्टर को एक विशेष पैटर्न के लिए फाइल को सर्च करता है तथा उन सभी फाइलों को प्रदर्शित करता है जिनमें वह पैटर्न है। मैंने इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया है, आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आप एक चल रही प्रक्रिया को कैसे टर्मिनेट करेंगे? लिनक्स का क्वेश्चन दे दिया फिर से।
आमतौर पर एक प्रक्रिया को रोकने के लिए आप कार्य प्रबंधन प्रारंभ करते हैं, प्रक्रिया टैब का चयन करें, फिर प्रक्रिया का चयन करें। मतलब जब काम चल रहा है उसका टैब को चयन करें, उसके बाद जो प्रक्रिया चल रही है उसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और अंतिम प्रक्रिया पर क्लिक करें, जो जो एंड में कार्य चल रहा है उस पर क्लिक करना है। हालांकि आप दो संसाधन किट उपयोगकर्ता का उपयोग करके कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसे पूरा कर सकते हैं। ये सब लिनक्स की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने यहाँ पे 5 नंबर के भी और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन भी निपटा दिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा लंबे क्वेश्चन में जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के, ठीक है। संक्षेप में सर्चिंग व सॉर्टिंग का उदाहरण दीजिएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जो मैंने रिसेंटली इस पेपर को होने से 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें से ये वीडियो आई, ठीक है। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया था, इसके बाद थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं, ये पूरा लाइब्रेरी आ गया था, फंक्शन आ गया था, हाँ सब रूटीन अलग था, ठीक है। और एरे आ गया था, पूरा का पूरा। मतलब भाई अगर उस वीडियो को देख भी जाते ना, बहुत अच्छा पेपर करके जाते। हाँ एक आध दो क्वेश्चन अलग है तो शायद टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्षेप में सर्चिंग और सॉर्टिंग को बताइए, ठीक है। सर्चिंग और सॉर्टिंग को बताना, तो सबसे पहले क्या है, सर्चिंग क्या है ना। और आप भी, मैं कह रहा हूँ कि सी लैंग्वेज की वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी एक वीडियो में बनाया था तो जल्दी से जल्दी बनाया था, बाकी पार्ट में बनाऊंगा तो सबको बहुत डीपली समझा के बताऊंगा। सर्चिंग क्या है, सर्चिंग का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना। देखिए आप भी कहते हैं कोई चीज सर्च करनी है, तो इसका हिंदी मतलब तो आप जानते हैं, किसी दिए एरे में एलिमेंट या किसी टेक्स्ट में किसी कैरेक्टर को ढूंढना ही सर्चिंग कहलाता है। एरे में सर्चिंग की मुख्य दो विधियां होती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 सीरियल सर्च है, क्रमिक सर्च मतलब लाइन से सर्च करती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित क्रम की किसी क्रमिक सूची में से आप अपने इच्छित मान, मतलब आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूँ, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। कोई एक निश्चित क्रम में खोजा या सर्च किया जाता है, इस तकनीक को लीनियर सर्च कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पे एक एरे दे दिया है, एरे में 65, 20, 10, 55, 32 और एक्सेट्रा आगे नंबर दे दिए, लेकिन हमें इसमें सर्च क्या करना है, सर्च 12 को करना है। तो सबसे पहले स्टेप पहली चलेगी कि एलिमेंट को पहले सर्च करना है, तो 65 से तुलना करेंगे, 65 बराबर 12 है, बोले नहीं है भाई। आगे फिर एलिमेंट जाएगा, एलिमेंट आगे जाएगा तो क्या करेगा, स्टेप 2 पे पूछेगा क्या जो 20 के बराबर 12 है, बोले नहीं है भाई। फिर अगले बार एलिमेंट जाएगा, बोले 10 के बराबर 12 है, बोले भाई नहीं है। उसके बाद फिर एलिमेंट आगे जाएगा, बोले 65 55 के आगे बराबर है, बोले नहीं है, फिर आगे जाएगा एलिमेंट, ऐसी 32 के लिए गएगा। अब एंड में जब उसको 12 मिल जाएगा तो 12 में क्या करेगा, हाँ भाई 12 के बराबर 12 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दोनों एलिमेंट एक समान है, इसलिए तुलना करना समाप्त करें और प्रदर्शित करें, क्या प्रदर्शित करें, एलिमेंट फाउंड एट द इंडेक्स नंबर 5। बोले सर इंडेक्स नंबर 5 कैसे होगा, तो मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, जो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा। इंडेक्स नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर पे है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे, नहीं, ये एरे में जो चलता है, एरे चलता है n-1 चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वार्निश सर्च। क्या होता है, इस विधि में पहले उपस्थित मानों को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, और फिर उसके बाद इस क्रिया को एरे के बीच में से प्रारंभ करते हैं, बीच में से प्रारंभ करते हैं, मतलब वगैरह बीच में से प्रारंभ करते हैं, इस बात को याद रखना, जिसके लिए एरे को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यदि मध्य एलिमेंट में सर्व वैल्यू के समान है तो सर्व प्रक्रिया समाप्त तो हो जाती है। यदि मध्य एलिमेंट सर्च वैल्यू से बड़ा है तो सर्चिंग एरे को बाई अर्धभाग, राइट हैंड से मतलब से प्रारंभ होती है, अन्यथा दाईं अर्धभाग में होती है। तो एग्जांपल बता देंगे कि एरे लिया है, ठीक है, एरे हमने ये ले लिया पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या है, 10 ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 10 ढूंढना है। तो 10 ढूंढना, सबसे पहले देख लिया असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ठीक है। अब 10 ढूंढना, 10 ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च एलिमेंट में 10 के मध्य एलिमेंट में 28 से तुलना करेंगे। मध्य में कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब मध्य में क्या है, 28 है। 28 को 10 से तुलना करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 28 को 10 से तुलना करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, दोनों एलिमेंट एक समान नहीं है और 10 28 से छोटा है। क्या छोटा है, 10 28 से छोटा है। वापस आते हैं इसको, जब 10 28 से छोटा है, अगर बड़ा होता तो सर्च यहाँ से स्टार्ट हो जाती, छोटा है तो सर्च यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो छोटा तो क्या होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, तो सब लिस्ट बनी, सब लिस्ट में क्या होगा, 2 पार्टों में बांट दिया, 2 पार्टों में बांट दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को यहाँ पे 5 से करके देखेंगे, 5 से करेंगे, 5 से बराबर नहीं है तो क्या होगा, 10 को 10 से कर देंगे, और जो आपको आंसर मिलता है वो आपको फाइनल इंडेक्स 1 में आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो इस तरह क्या मिल जाता है हमें, इस तरह में संक्षेप में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी सर्चिंग हुई है, सॉर्टिंग तो रह रही है ना।
ठीक है। तो सॉर्टिंग क्या है, किसी भी एरे में उनके एलिमेंट को आरोही क्रम में बढ़ते हुए अवरोही क्रम में या घटते क्रम में रखने की क्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। एरे को सॉर्ट करने की 3 विधियां महत्वपूर्ण है। नंबर 1 बबल सॉर्ट, ठीक है। इस विधि में क्या है, किसी एरे के दो पास पास के एलिमेंट की तुलना की जाती है तथा आपस में उनको परस्पर ट्रांसफर किया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती है तब तक एरे के एलिमेंट व्यवस्थित ना हो। कैसे करते हैं, अवस्थित एरे है, सबसे पहले क्या है 20 3 9 2। अब व्यवस्थित करना, व्यवस्थित क्या करना है कि सबसे पहले 20 को 3 से कंपेयर करेंगे। 20 को कंपेयर करेंगे तो वह क्या है कि 3 छोटा है भैया, 3 तुम पीछे आ जाओ, हमें 20 चल रहा है, ठीक है। अब 20 चल रहा है, अब उसके बाद फिर से रन कराएंगे, बोले 20 से कंपेयर कराएंगे, बोले 20 9 छोटा है तो ठीक है तुम 9 में आ जाओ। फिर 20 को इससे कंपेयर कराएंगे, बोलो भाई 2 तुम इसमें आ जाओ, ठीक है। फिर 20 को कंपेयर कराएंगे, इस तरह क्या हो गया, इस तरह ये पूरा ये एक पार्ट बन गया। अब फिर से कंपेयर कराएंगे, 3 को 9 से कराएंगे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, 9 को 2 से कराएंगे, हाँ तो ठीक है 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा। फिर अगले वाले में क्या करेंगे, 9 को 1 से कराएंगे, वो फिर से वही एक इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कराएंगे 9 को 20 से, ये असेंडिंग में है, ये नेक्स्ट चलेंगे। 3 को 2 से कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, 2 इधर तुम आ जाओ, 3 तुम इधर चले जाओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 को 1 से कराएंगे, बिल्कुल करेंगे असेंडिंग में, आप समझ सकते हो मैथमेटिकल रूल्स है, ठीक है। इसके बाद 3 और 9 कोई मतलब नहीं है, चेंज नहीं होगा। 9 और 20 चेंज नहीं होगा। इसके बाद फिर से चलेगा, बोले 1 और 2 में 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में चला जाएगा। अब उसके बाद चेक करेंगे 1 2 3 9 10, एरो बराबर हो गया, तो आपका क्या हो गया, अब आपका एरो वो आपका सॉर्ट क्लियर हो गया। अब इंसर्ट सॉर्ट क्या होता है, इंसर्ट सॉर्ट होता है यह तकनीकी सॉर्टिंग तकनीकों में से सबसे सरल है। सबसे अव्यवस्थित एरे के पहले एलिमेंट की तुलना कर एरे के सभी एलिमेंट से करते हैं। पहले एलिमेंट ही करेंगे, ऐसा नहीं साइड वाले से करें। यदि कोई एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा हो तो उन्हें कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है तब तक एरे के सभी एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले ले लिया हमने यहाँ पे 8 को 9 से किया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि 8 तो है ही है। फिर 8 को किससे किया, 6 से किया, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो गया आपस में, अब 6 ऊपर आ गया। अब 6 को 7 से किया, कोई मतलब नहीं है। फिर 6 को 12 से किया, कोई मतलब नहीं है। 6 को 10 से किया, कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, 6 तो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। अब 9 को कराओ, 9 को 8 से कराएंगे तो 8 तो छोटा, तो 8 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा जैसे आ गया। अब 8 को 7 से कराएंगे तो फिर 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 7 छोटा है। उसके बाद 7 को फिर 12 से कराएंगे तो कोई मतलब नहीं, 7 को 10 से कराएंगे कोई मतलब नहीं है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, 7 आपको मिल ही गया, ठीक है, 7 आपको मिल ही गया, तो अब क्या करेंगे, आपको 9 से कराएंगे, तो 9 से ऐसे ही कराते चलेंगे तो एंड में क्या होगा, आपका पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। वीडियो देखिए, वीडियो में पूरा मैंने समझाया आपको। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सेलेक्ट इस विधि में न्यूनतम मान वाले एलिमेंट को एरे की प्रथम स्थिति पर स्थित किया जाता है। पहले हम एरे में देख लेंगे सबसे छोटा कौन सा है, उसको सबसे ऊपर ले आएंगे, फिर शेष एलिमेंट में से न्यूनतम मान वाले एलिमेंट को द्वितीय स्थान पर स्थित किया था। यह क्रिया एरे के व्यवस्थित होने तक चलती रहती है। मीन टू से सबसे छोटा देख लेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन सा 6 है, बोले भाई तुम ऊपर आ जाओ, तो 6 भाई ऊपर आ गए। उसके बाद फिर चेक करेंगे, बोले सबसे छोटा कौन है, 10 भाई तुम ऊपर आ जाओ। इस तरह हम फिर चेक करेंगे, बोले 14 तुम ऊपर आ जाओ, 14 तो ऊपर आई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 19, जो छोटा है उसको ऊपर उठाते जाओ, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा, सॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी। अब फाइनली सॉर्टिंग ये क्लियर होगी, ठीक है। इस तरह आपकी सॉर्टिंग क्लियर हो जाती है। फिर 13 का क्या क्वेश्चन है, 13 का खामे चलते हैं। 13 का खामे है बेस एवं डॉस के बीच बुनियादी। देखिए बेस की बात कही गई है तो यहाँ बेस का मतलब लिनक्स समझ लो, क्या समझ लो, लिनक्स। जब लिनक्स समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो अंतर जान लेते हैं, इसमें अंतर क्या है हमारा, ठीक है। तो अंतर मिल जाता है, बेस की बात करें और डॉस की बात करें, लाइनक्स का सेल अधिकतर मतलब बेस होता है, लाइनक्स का सेल क्या होता है, बेस होता है, जबकि डॉस का क्या होता है, कमांड होता है। बेस में फाइल सिस्टम की मौजूद सुरक्षा व्यवस्था होती है, डॉस में फाइल सिस्टम की मौजूद सुरक्षा व्यवस्था कम होती है। मूल बेस कर्नल को अनेक ग्राफिक सॉफ्टवेयर और सर्विस सॉफ्टवेयर के साथ संयुक्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार डाला जा सकता है, जबकि डॉस में ऐसा नहीं होता है। बेस आपको निःशुल्क उपलब्ध होता है, जबकि डॉस आपको निःशुल्क उपलब्ध नहीं होता है। तो लिनक्स तो मैंने अभी बता रहा था ना थोड़ी देर, लिनक्स ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो डॉस जो विंडो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है, मतलब आपको पैसे
देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तेरे का क्या है, तेरे का क्या है, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को समझाइए, देखो समझा लेंगे ना, क्या कितनी देर लगेगी। ठीक है, आईएसपी क्या है, आईएसपी की बात करें तो यहाँ पे आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आपको जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल एक्स्ट्रा है। दूसरे शब्दों में अगर यदि आपको कभी भी अपने घर या ऑफिस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो आप जिस कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उस कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। भले ही आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लैन नेटवर्किंग के लिए एक राउटर हो, फिर भी आप आईएसपी कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो 13 का हो गया। अब लॉन्ग पे चलते हैं। ठीक है, काश आप मेरी वीडियो देख जाते तो सारा कुछ कर जाते। ठीक है, अब जो भी होगा छोड़ो। लाइनक्स फंक्शन क्या है, देखिए पूरा का पूरा फंक्शन का चैप्टर है भाई, पूरा जो फंक्शन क्वेश्चन कराया था पूरा का पूरा फंक्शन आया गया। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें मैं, तो फंक्शन के लिए मैं चलता हूँ अपनी वीडियो पर। सबसे पहले फंक्शन क्या है, प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में क्या बांटना क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन के प्रकार लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, मतलब जो पहले से फंक्शन दिए होते हैं वो है। ये ऐसे फंक्शन होते हैं सिस्टम द्वारा पहचान किए जाते हैं, इन फंक्शन को उनके नाम से पहचाना जाता है और उपयोग किया जाता है। हम इन फंक्शन के साथ पैरामीटर के रूप में आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। ये फुल स्टॉप है, जैसे प्रिंट एफ है या फिर स्कैन एफ है। ठीक है, लाइब्रेरी, अब इनके निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक फंक्शन, तो अरिथमेटिक फंक्शन में हम ऊपर सबसे पहले हेडर फाइल में डॉट एच का यूज कर मैथ डॉट एच का यूज करते हैं। इसमें कुछ इसमें क्या दिए गए हैं, इसमें फंक्शन दिए गए हैं। तो फंक्शन को क्या है, एफ ए बी एस किस लिए यूज किया जाता है, निरपेक्ष वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। लॉग किस लिए यूज किया जाता है, लघु गुणक के लिए यूज किया जाता है। एसक्यूआरटी किस लिए यूज किया जाता है, वर्गमूल के लिए यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सपोनेंशियल होता है जैसे 2 की पावर 3, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब 2 × 2 × 2 = 8। ओके, स्ट्रिंग फंक्शन की बात करें तो इनका प्रयोग स्ट्रिंग पर विभिन्न प्रकार की गणितीय तो पिछला हो गया ना, मैथमेटिकल क्रिया करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग का हेडर फाइल डॉट एच होता है, मतलब string डॉट एच होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, छोटे अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का यूज अपर का यूज क्यों होता है, फंक्शन अक्षरों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। strcmp का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपेयर strcat का प्रयोग किया जाता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो इस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग कैरेक्टर पर किया जाता है। इनका हेडर क्या है, सी टाइप होता है। अब इसकी बात करें टू अपर की बात करें, फंक्शन सभी शब्दों को अपर केस में करने के लिए, टू लोअर को सभी शब्दों को छोटा करने के लिए। अब वो पूछता है इज का मतलब है या नहीं, मतलब आपके पास अगर स्ट्रिंग में देखेंगे तो इज लोअर, अगर आप में सारे शब्द मतलब आपके पास लोअर वर्ड है तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा। इसी तरह अपर है, अपर वर्ड है तो अपर बताएगा, ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। इज एल्फा, क्या जो नंबर है एल्फा है, अगर एल्फा है तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथवा में क्या आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं, यहाँ पे अथवा में आता है फंक्शन एवं सब रूटीन क्या है। देखिए फंक्शन में मैंने आपको लाइब्रेरी बता दिया है। अब फंक्शन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। जो हमारा लॉन्ग स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरे का पूरा। अब आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, अरे क्या हो गया, इसको मिटा देता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। तो आपको यहाँ से ये आंसर पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो दोबारा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और अब मैं इसका दूसरा पार्ट निपटाता हूँ कि इसी का क्या होता है। अब इनबिल्ट फंक्शन होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार लिखे जाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला फंक्शन मेन होता है और वास्तव में यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हम चाहें तो केवल इसी फंक्शन का प्रयोग करके अपने सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं, परंतु ऐसा करने पर प्रत्येक प्रोग्राम बहुत लंबा और जटिल होता है। उसमें कई बार एक ही प्रोग्राम को दोहराया जाएगा जिसमें अनावश्यक समय भी नष्ट हो जाएगा। इसी दोहराव से बचने के लिए हम विभिन्न फंक्शन का प्रयोग करते हैं, मतलब फंक्शन बना लेते हैं। कुल मिला के मैं थोड़ी सी बातों में समझा दूं, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी वही समझा दे रहा हूँ। हम जैसे हमारे स्कूल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्कूल के सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, स्कूल के सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट का डाटा होता है, एक फंक्शन में स्टूडेंट बना लिया। दूसरा टीचर का डाटा होता है, टीचर का बना लिया। तीसरा फीस का डाटा होता है, फीस का बना लिया। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी जैसे नेम इंसर्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी है, अलग अलग काम करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का पार्ट क्लियर हो जाएगा।
ऐसे टीचर है, टीचर में अलग अलग उसका नेम है, डेजिग्नेशन है, रिटायरमेंट डेट है, ज्वाइनिंग डेट करेंगे, ऐसे हम अलग अलग काम करेंगे टीचर वाले फंक्शन में, तो टीचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी फीस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमें फंक्शन का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या, फंक्शन की घोषणा करना है, फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को परिभाषित करना है, ठीक है। तो फंक्शन को घोषणा करना है, डिटेल में समझना है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन पर क्लिक करके देखेंगे, मैं आपको मिल जाएगी। किसी सी प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले सभी फंक्शनों को वेरिएबल की तरह उनके उपयोग में पहले से ही घोषित कर दिया जाता है, कर दिया जाना चाहिए। फंक्शन को घोषित करने के लिए प्रारूप क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे इंट है, फ्लोट है, ठीक है, ये होता है। फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हो आप, ऐड रख सकते हो, सम रख सकते हो, और पैरामीटर कोई भी रख सकते हो, एक्स पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों के एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन कॉल करना मतलब जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करेंगे। तो क्या, किसी फंक्शन को किसी प्रोग्राम में उनके नाम देकर उनके साथ वास्तविक पैरामीटर या आर्गुमेंट पैरामीटर की लिस्ट यदि कोई हो को एक कोष्टक के अंदर रखकर कॉल किया जाता है, कोष्टक में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इस कोष्टक में रख दिया जाता है, ठीक है। हमें इसको कॉल करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन को परिभाषित करना। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को देखेंगे तो वहां मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। फंक्शन को परिभाषित करने के लिए फंक्शन का नाम दिया जाता है रिटर्न टाइप कोष्टक के अंतर्गत एक या एक से अधिक पैरामीटर तथा बॉडी के आवश्यक तथा इसमें बॉडी की आवश्यकता होती है। तो इसका प्रारूप क्या है, रिटर्न टाइप दे दिया है, ठीक है। फंक्शन का नाम दे दिया, पैरामीटर दे दिया। तो रिटर्न टाइप क्या है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट फर्स्ट हो सकती है, दूसरी हो सकती है, और एंड में रिटर्न वैल्यू चाहिए। रिटर्न वैल्यू चाहिए मतलब आप जो रिटर्न 0 लगाते हैं वो आपको चाहिए। और ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप पूरी तरह देख लेना और मैं पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है। मैं इसमें बार बार नहीं करवा रहा हूँ इसको, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब रूटीन क्या होता है, सब रूटीन, हाँ इस चीज को थोड़ा बताऊंगा क्योंकि सब रूटीन उस वीडियो में मैंने नहीं कराया, ठीक है। सब रूटीन थोड़ा अलग पड़ जाता था, सिस्टम से रिलेटेड मिल जाता इसलिए नहीं कराया। एक सब रूटीन जो है वह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस होता है। प्रोग्राम होता है ना, लाइन बाय लाइन करने का सब सीक्वेंस होता है, जो कि एक विशिष्ट टास्क को पूरा करता है। लाइन बाय लाइन काम करेंगे तब सारा काम हो जाएगा, तो एक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, सब रूटीन एक ऐसा समूह है जिसका बार बार प्रयोग प्रोग्राम के अलग अलग लोकेशन में किया जाता है। सब रूटीन का प्रयोग एग्जीक्यूशन के समय एक से ज्यादा बार और एक से ज्यादा जगहों पर किया जा सकता है। इसको कॉल और रिटर्न, अभी फंक्शन पढ़ा था वहां भी कॉल रिटर्न था, इंस्ट्रक्शन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सब रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलेंगे। नंबर 1, अनकंडीशन कॉल इंस्ट्रक्शन। तो अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि क्लिक कॉल एड्रेस एक फॉर्मेट है। इस इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल सब रूटीन के ट्रांसफर हो जाता है। कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन क्या है, इस इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम का कंट्रोल सब रूटीन को ट्रांसफर हो जाता है, पीसी की वैल्यू को स्टैक में पुश कर दिया जाता है। देखिए स्टैक पढ़ना पड़ेगा, सी की थोड़ी थोड़ी बातें मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद अनकंडीशन रिटर्न क्या होता है, 4 कंडीशन होती है। रिटर्न एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जिसका प्रयोग सबरूटीन के मदद में मार्क करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कोई पैरामीटर नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल मेन प्रोग्राम के पास वापस ट्रांसफर हो जाता है। कंडीशनल रिटर्न क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोग्राम का कंट्रोल वापस मेन मेमोरी को ट्रांसफर हो जाता है और पीसी की वैल्यू को स्टैक और पॉप में किया जाता है। लास्ट में एरे का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको एरे मिल जाता है, ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियो का था। तो एरे क्या है, उदाहरण सहित बताना है, तो ठीक है एरो को बता देते हैं। तो एरे क्या, सबस्क्रिप्ट किसी एरे के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट चिन्हों में लिखी संख्या को कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसने पूछा क्या है, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, मतलब एरे क्या होता है। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, उसने सीधा नहीं पूछा एरे क्या होता है, उसने सबस्क्रिप्ट क्या होता है। तो सबस्क्रिप्ट वो बता दीजिए, तथा इसमें लिखी संख्याओं के एरे तत्वों की संख्या को इंगित करती है। साधारण भाषा में एक बिंदीय एरे को केवल एरे कहा जाता है या फिर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कहा जाता है। इसको घोषित कैसे करते हैं, इसी प्रकार किसी वेरिएबल के उपयोग से पहले सी प्रोग्राम में उसे घोषित किया जाता है, पढ़ता है, उसी प्रकार से एरे का उपयोग करने से पहले घोषित करना आवश्यक है, मतलब उसका नाम देना आवश्यक है। अन्य घोषणाओं की तरह ही एरे का नाम तथा डाटा टाइप घोषणा कथन में देना आवश्यक है, मतलब इंट, ठीक है, इंट एरे।
एरे में एक अन्य गुण समाहित होता है जिसके एरे का साइज दिया जाता है। मतलब यहाँ पे एरे का साइज दिया जाएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि n-1 सॉरी 5 वैल्यू आ जाएंगी, पर इंडेक्सिंग क्या चलेगी, n-1 इंडेक्सिंग 4 तक चलेगी। साइज किसी एरे तत्वों की संख्या को इंगित करता है, ठीक है। यह साइज एरे के नाम के बाद इसमें लिखा जाता है, मतलब इसके ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कैसे ना, डाटा टाइप लिखना है जैसे एंट, ठीक है। एरे का कोई नाम लिखना है एरे, और साइज लिखना है 5, इस तरीके से, ठीक है। उदाहरण के लिए 10 छात्रों की उपस्थिति को स्टोर करने वाली एरे की घोषणा निम्नलिखित प्रकार की जाएगी, इंट अटेंड, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, और 10 विद्यार्थी हैं। इसी घोषणा से यह स्पष्ट है कि अटेंड नाम से एक एरे का साइज है, अटेंड नाम से एक एरे का साइज है, साइज क्या है, 10 है। अर्थात इस अटेंड के वेरिएबल में केवल 10 छात्रों की उपस्थिति स्टोर की जा सकती है, केवल सिर्फ 10 ही छात्र आएंगे। तो स्टोर हुई सभी संख्याओं केवल इंट 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 डाटा टाइप की ही हो सकती है ना। और यह पूरी एरे निम्नलिखित प्रकार से दिखाई जा सकता है। कैसे, अटेंड, ये एरे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉलम दिया। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर 9 लिए हुए हैं, तो मैं n-1 बार बार बता रहा हूँ, वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया। एरे का साइज n-1 होता है, इंडेक्सिंग मान 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब एरे के तत्वों की बात करें, तो यहाँ पे एरे के तत्व, एरे में संग्रहित अलग अलग डाटा तत्व एरे में स्टोर अलग अलग डाटा तत्व कहलाते हैं। किसी एरे में सभी तत्वों का डाटा टाइप समान होता है, केवल उनमें स्टोर मान अलग अलग होते हैं। उपयुक्त अटेंड में एरे में कुल 10 तत्व हैं। सी भाषा में तत्वों की संख्या 0 से प्रारंभ होती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 0 से प्रारंभ होगी। अतः अटेंड एरे में तत्व 0 से प्रारंभ होगा, 9 पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो को देखो, पूरा समझ में आएगा। एरे को प्रदर्शित करने वाली संख्या इंडेक्स अथवा सबस्क्रिप्ट कहलाती है। अतः एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। इसके कुछ नियम है। एरे के तत्व 0 से प्रारंभ होते हैं, 1 से नहीं होते हैं। एरे का अंतिम तत्व एरे के तत्वों की संख्या से 1 कम होता है, ठीक है। 1 कम n-1 होता है। उदाहरण के लिए 10 तत्वों वाली एरे में 0 से 9 तक के तत्व सबस्क्रिप्ट होंगे। उदाहरण में करें, सी भाषा में 10 अंकों का प्रविष्टि करने का प्रिंट है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को देखिए, प्रोग्राम को रन भी कराया है, ठीक है। तो प्रोग्राम को रन कराया तो आप देख सकते हो, और प्रोग्राम उसको रन करा के देखिएगा, हो जाएगा इजीली, ठीक है। और इस तरह क्या होता है, पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। इसका इंग्लिश का पार्ट बचता है, ओके। इंग्लिश का पार्ट मतलब हिंदी में सॉल्व कर लिया, इंग्लिश का आप देख लीजिए एज यू विश। आप अपने जो आपके लैंग्वेज समझ में आती है उस पर कीजिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। और आपको सारी लिस्ट, आपको सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।